हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष हियर। आप सभी मेरे साथ पढ़ रहे हैं एनएससीजीएस के लिए फिजिक्स। और आज हम लोग एक अपना चैप्टर एंड करेंगे। देन मैं थोड़ा सा वेट करूंगा कि कुछ स्टूडेंट्स मेरे साथ फर्स्ट ऑफ ऑल कनेक्ट करें। आफ्टर दैट मैं सेशन स्टार्ट करूंगा। जो भी स्टूडेंट्स मेरे साथ लाइव आ चुके हैं, भाई आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि आप लोग फटाफट से सेशन को शेयर कर दीजिए और बता दीजिए क्या मेरा ऑडियो वीडियो आप लोगों तक पहुंच पा रहा है। ऑल फाइन, एवरीथिंग इज गुड। आज इस चैप्टर को एंड करने वाले हैं, तो आप लोगों का नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट होगा रिलेटिव मोशन। भाई होमवर्क तो आप लोगों को अपने अकॉर्डिंगली करते रहना है, ठीक है। होमवर्क तो आप लोगों को करते रहना है यार। जहां से जैसे भी क्वेश्चंस आप लोगों को मिल पा रहे हैं वैसे क्वेश्चंस आप लोग करते रहिए। आपको ऑलरेडी सोर्स में पहले बता चुका हूं। चलिए सर, आपने कहा था कौन सा क्वेश्चन भाई? अच्छा, जो दूसरा अप्रोच बताया था, दूसरा वाला क्वेश्चन जो सेकंड मेथड से बोला था मैंने, सेम उस क्वेश्चन के लिए बात कर रहे हो क्या? करा देंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अरे हिंट तो दे ही दिया था, थोड़ा सा सोचोगे तब भी हो जाएगा क्वेश्चन यार। कैसी बात करते हो आप लोग। चलो अगला आज का सेशन जो है वो अगले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं और फिर उसके बाद में इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी करेंगे। उससे रिलेटेड 3 से 4 क्वेश्चंस करेंगे एंड फिनिश करेंगे। देखिए, आपके सामने एक क्वेश्चन दिया गया है और वो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। कुछ ज्यादा ही हो गया, ठीक है। अब देखो, थोड़ा सा पॉइंट समझने की कोशिश करिएगा, देन आप समझ पाओगे कि क्वेश्चन बहुत इजी है ना। अब देखो, एक 3 पार्टिकल है। फर्स्ट पार्टिकल इज दिस, सेकंड पार्टिकल जो है वो येलो से बनाया गया है, सेकंड पार्टिकल जो है वो येलो से बना दिया गया है, और इसके बाद थर्ड पार्टिकल जो है
वो कुछ ये वाला बनाया गया। देखिए 1 2 3 3 पार्टिकल्स की ट्राजेक्ट्री आप लोगों के सामने दी गई है, उसके बाद उसको देखकर आपको विजुअलाइज करना है, लेकिन कुछ गिवन डेटा भी दिया गया, वो भी मैं आपको बता दूंगा। जैसे कि आप ये देख पा रहे हो कि मैक्सिमम हाइट ऑफ दिस फर्स्ट पार्टिकल, मैक्सिमम हाइट ऑफ दिस पार्टिकल एंड दिस इक्वल है सेकंड वाले की, थर्ड वाले की हाइट कम है, एंड सेकंड पार्टिकल एंड थर्ड पार्टिकल का रेंज सेम है। क्या है? इन दोनों का रेंज सेम है। R2 और R3 जो है दोनों का सेम है। ये डेटा गिवन दिया गया है। अब आप लोगों से इसके बेसिस पर कह रहा है फाइंड, नहीं, इस बार वो आप लोगों को फाइंड करने का ऑप्शन नहीं दिया। ये जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूं ये आप लोगों के एग्जाम को देखते हुए उसी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि न्यूमेरिक वैल्यू नहीं दी जाती और ना ही आप लोगों से पूछी जाती, लेकिन अननोन वैल्यू पूछी जाती है। तो थोड़ा समझना, इस बार वो कह रहा है कंपेयर करिए व्हाट, पहला पॉइंट टाइम ऑफ फ्लाइट, सेकंड पॉइंट है इनिशियल कंपोनेंट, इनिशियल वाई कंपोनेंट ऑफ इनिशियली वाई कंपोनेंट, और इस जगह पर ये v है मान, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है? इनिशियल x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। अब इसमें आप लोगों को कुछ न्यूमेरिक वैल्यू तो नहीं पूछी है, और आप यही मानकर चलिए, ये तो मैंने बता दिया है कि ट्राजेक्ट्री है, बट यही क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन को अगर लैंग्वेज में अगर आपके में बदल दिया जाए तो पहले तो ये चीज समझ में नहीं आती क्या चीजें गिवन दे रखी हैं और कैसे दे रखी हैं। उसके बाद भी ये तीन अलग अलग डिफरेंट डेटा आप लोगों से पूछ रहा है, तो ये और ज्यादा मुश्किल हो जाता है। देन आपको अभी क्या करना है, इसमें कंपैरिजन करना है। हाँ भाई, क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया तो यही तो हम क्या, आपको कंपेयर करना है 1 2 3 तीनों पार्टिकल्स का टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, उसका रिलेशन बताओ। जैसे T1 = T2, T = 3, सारे इक्वल हैं क्या, अलग अलग होगा क्या, कुछ और होने वाला है क्या, है ना, कुछ ऐसा। इनिशियली वाई कंपोनेंट, अब यही सारी चीजें तो नहीं बताऊंगा, बट आपको ऑब्जर्व करनी है, क्वेश्चन को फाइंड करना है, ठीक है ना। अपनी तरफ से अप्रोच तो लगानी पड़ेगी, लगाओ भाई। निकालना क्या है भाई, कंपैरिजन करना है। 1 2 3 तीनों के टाइम ऑफ फ्लाइट का, इनिशियल वाई कंपोनेंट ऑफ दिस एंड इनिशियल एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, तीनों का कंपैरिजन बताना है। बताओ सोचो कितना सोच सकते हो। कहीं अप्रोच पर पहुंच पा रहे हो क्या? कुछ अप्रोच माइंड में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा तो मेरे साथ सुनिए, समझिए। सबसे पहला पॉइंट, जो चीज मैं आपको यहां बता रहा हूं वो देखिए। आप इन तीनों के तीनों केस में आपको क्या दे रखा भाई, गिवन क्या दे रखा है, H1 = H2 और ये H3 से कम है।
ये गिवन दे रखा है। दूसरा पॉइंट क्या दे रखा है? दूसरा पॉइंट दे रखा है कि R2 और R3 की रेंज जो है वो सेम है। पहला पॉइंट तो ये दे रखा है, दूसरा पॉइंट ये दे रखा है। अब R1 की रेंज जो है वो R2 और R3 तीनों से, सॉरी दोनों से कम है R1 की। ये गिवन डेटा दे रखा है और इसी डेटा को यूज करेंगे और अब आप लोग क्वेश्चन बता पाओगे। चलो थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। देखो आपको क्या दे रखा है? H1 H2 H3, ये पॉइंट दे रखा है। इसके बेसिस पर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसके बेसिस पर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। भाई अगर आप लोगों से मैं ये कहूं कि आपको H देखना है, H1 H2 H3, ये रिलेशन आपको समझ में आ गया कि दे रखा है। इसके बाद आप लोगों से पूछी जाए कि H हम लोग किससे निकालते हैं, H हम लोग किस तरीके से निकालते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? H का फॉर्मूला क्या होता है? सर पहले तो वो पता होना चाहिए, यदि वो नहीं पता तो आप लोग बड़े मुश्किल में फंस जाओगे। H निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है? आपको याद होगा uy अपॉन uy स्क्वायर अपॉन 2g। हमने शायद लास्ट क्लास में ही ये डिस्कस किया था, यानी कि u स्क्वायर बाई 2g होता है। लेकिन ऊपर हाइट पर ले जाने में कौन सा कंपोनेंट काम आता है? y वाला काम आता है। ये वाला पॉइंट ऑलरेडी आपको याद है। तो इसी डेटा को यूज करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व हम लोग करते हैं। और देखिएगा कि हमने ये चीज एनालिसिस की है व्हाट, कि जब हम लोग H मैक्सिमम निकालते हैं तो उस समय पर uy स्क्वायर बाई 2g होता है। इसका मीनिंग क्या है कि H जो है वो uy के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना uy जितना ज्यादा होगा, क्या uy जितना ज्यादा होगा वो उतना ही ऑब्जेक्ट जो है वो उतना ही ऊपर ज्यादा जाएगा, क्योंकि वहां पर फोर्स तो नीचे की साइड लग रहा है। भाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड है, ऊपर जाते जाते डेफिनेट सी बात है फाइनल एक मोमेंट पर जाएगा, वेलोसिटी उसकी 0 होगी। तो मैक्सिमम हाइट तक रीच कराने में कौन सा काम आता है? y कंपोनेंट काम आता है। चलिए भाई y कंपोनेंट काम आता है। इससे क्या हमने निकाल कर लाए? हमने ये पॉइंट निकाला कि दैट इज uy1 इक्वल्स टू uy2। इन दोनों की uy यानी कि y कंपोनेंट वो होगा, वो सेम होगा, यानी इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट सेम होगा, क्योंकि तभी तो दोनों के दोनों सेम हाइट तक गए, दोनों के दोनों सेम हाइट तक गए। इसके बाद अगर हम लोग इसकी बात करें थर्ड की, तो थर्ड वाला उतनी हाइट तक नहीं गया। इसका मतलब यह है इसको uy कम मिला होगा, क्योंकि हम लोग यहां से देख पा रहे हैं कि h जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है किसके? इसके। चलिए देन इसका मीनिंग क्या है? इट इज uy3, ये कम होगा। देखो एक क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, वो है हमारे पास दिस इनिशियल y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। इनिशियल y वेलोसिटी, y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। ये कौन सा ऑप्शन सॉल्व हो गया भाई? गलती से हमसे हो गया सॉल्व बी वाला। हमने सॉल्व करना था सबसे पहले ए, लेकिन हम सॉल्व कर बैठे व्हाट? बी। अब ए वाला ऑप्शन सॉल्व करना और आसान है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि आपको याद होगा t इक्वल्स टू क्या होता है? टाइम ऑफ फ्लाइट
टाइम ऑफ फ्लाइट दिस। इसका मीनिंग क्या है, टाइम भी हमारे पास जो टाइम जो है वो ui कंपोनेंट पे डिपेंड करता है, x पर तो डिपेंड कर ही नहीं रहा। अगर x पर नहीं कर रहा तो सिंपल सी रिलेशन है भाई व्हाट कि t1 और t2 का सेम होगा, क्योंकि ui निकल के आ चुका है। अब क्या ui जो है एग्जैक्टली निकल के आ चुका है। देन ये रिलेशन भी हम लोगों ने फाइंड कर लिया। बोलो बात समझ में आई क्या? नो 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 नो, गलती हो गई, गलती हुई, ये साइन गलत लग गया और यहां पर भी साइन गलत हुआ भाई। ये ज्यादा होगा कंपैरेटिव टू दिस, ये वाला भी ज्यादा होगा। क्लियर है भाई? क्लियर है? समझ में आ गया? रिलेशन समझ में आया? अब सी ऑप्शन सॉल्व करना है। तो सी ऑप्शन सॉल्व करने के लिए आपसे पूछा जा रहा है इनिशियल एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, यानी कि इनिशियल एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी आपको बताना है, यानी कि u ऑफ x के बेसिस पर आपको समझाना है। तो इसमें आप लोग पहले तो बोल दीजिए कि r1 r2 से ज्यादा है। भाई ज्यादा है क्योंकि इसका रेंज दिस और r2 दिस। यस सर, R1 R2 का रिलेशन ज्यादा है, लेकिन इन दोनों में अगर हम देखने की कोशिश करें तो ui दोनों का क्या है? सेम है। क्या है? ui सेम है दोनों का। दोनों का ui सेम है। R1 लेस देन R2 है, बट ui दोनों का सेम है। यहां हमने अभी अभी देखा दिस वन, ठीक है, ui दोनों का सेम। तो इससे एग्जैक्टली आप लोग क्या कह सकते हो? इससे आप क्या कहोगे? देखो रेंज किस पर डिपेंड करती है? रेंज किस पॉइंट पर डिपेंड करती है? आपको याद है क्या? एक्स कंपोनेंट पे भी ये डिपेंड करती है। किस पॉइंट पर डिपेंड करती है? फटाफट से बता दो सर। रेंज जो डिपेंड करता है दैट इज 2ux u बाई डिवाइड बाई दिस, यानी कि रेंज जो है वो इस पॉइंट पर डिपेंड करता है। अब ये कह दिया गया कि ui दोनों की सेम है, ui दोनों का सेम है, तो अब इन दोनों के लिए रिलेशन देखा जाए तो रेंज जो है वो अब किस पर डिपेंड कर रही है? u ऑफ x ओनली। अगर u ऑफ x पर डिपेंड कर रही है तो इसका मीनिंग क्या है कि इसमें हम बोलेंगे सर ux1 लेस देन u ऑफ x2। क्यों? क्योंकि जिसका रेंज ज्यादा है वो उसी का तो x कंपोनेंट ज्यादा होगा। भाई रेंज जिसकी ज्यादा है उसी का तो होगा ऐसा। तो पहला पॉइंट समझ में आया, यानी कि R1 R2 का रिलेशन ऑलरेडी हमने यहां से निकाल लिया। इसके बाद अगला वाला पॉइंट जो है वो बोला जा रहा है कि R2 और R3, दिमाग मत लगाइएगा ज्यादा, क्योंकि जितना ज्यादा दिमाग लगाओगे गलती उतनी हो जाएगी। R1 R2 इन दोनों की रेंज R2 R3 दोनों की रेंज जो है वो सेम है। अगर दोनों की रेंज सेम है तो फिर से हम इसी फॉर्मूले पर ऑब्जर्व करें, रेंज अगर सेम है तो अब देखो भाई एक बात बता दो, अब एक बात बता दो यहां पे क्या डिफरेंस है? आपको क्या दिखाई दे रहा है? यहां रेंज अगर सेम है तो आपको यहां पर क्या पॉइंट विजुअलाइज हो रहा है? सर ui वाला है, ui। अब देखो सर अगर ये वाला है तो फिर ui तो डिफरेंट है। अब इसमें हमने देखा कि R2 R3 की रेंज तो सेम है, रेंज सेम है तो अकेले x को हम लोग इक्वल बोल दें क्या? अगर x को इक्वल बोल दिया तो आप गलत हो जाओगे। क्यों? उसका एक रीजन है, क्योंकि आपको ui भी तो नहीं, पर ui तो यहां पर आप लोग देखोगे तो ui किसका ज्यादा है? 2 वाले का ज्यादा है। किसका? 2 का ज्यादा है। इस रिलेशन को जाकर यूज करेंगे, देखिएगा कुछ किस तरीके से। अब आपके पास में क्या है? अब आपके पास जो है वो R2 और R3 दोनों सेम है। तो इसका मीनिंग एक बात बता दो भाई,
कि रेंज जो है अगर 2 को तो हटा दिया जाए, जी को भी हटा दिया जाए, ये हमारे हाथ की बात नहीं है, बट u ऑफ x मल्टीप्लाइड बाई दिस रेंज देखी जाए तो u ऑफ x u ऑफ y किसका 2 का मल्टीप्लाई कर लो और u ऑफ x u ऑफ y ये 3 का कर लो। भाई कॉन्सेप्ट समझो, अगर आप देखकर आपने कह दिया कि सर सही हो गया, सर हमने रिलेशन निकाल लिया, क्वेश्चन तो हो जाएगा, क्वेश्चन तो कर लोगे, लेकिन जब कोई अदर कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आ गया तो आप लोग फंस जाओगे। इसलिए ये पैटर्न पे बता रहा हूं कि इस पैटर्न के क्वेश्चंस को आप लोग कैसे सॉल्व करते हो। तो देखो इसका 2 का हमने लिख दिया, क्योंकि रेंज अब दोनों पे इफेक्टेड है ना, हम किस पे, इन दोनों पे इफेक्टेड है, यू एक्स यू ऑफ वाई पे। तो अब देखो, अब यहां पर क्या बोलोगे, u ऑफ x 2, इधर को हम लोग नीचे लेके आ गए, u ऑफ x 3, सेम एज इट इज u ऑफ y 3, इसको इधर लेके चले गए u y। बोलो, अब देखो, अब आपको समझ में आ जाएगा, एक पॉइंट भी विजुअलाइज हो जाएगा, और वो पॉइंट कुछ इस तरीके से है कि u y 3 सॉरी 2 लिखो इसको, क्योंकि ये 2 वाला इधर गया है। अब आपको कॉन्सेप्ट ऑब्जर्व हो रहा होगा कि देखो यहां आपने एक रिलेशन देखा, ये रिलेशन कि u(y2) ज्यादा है और u(y3) कम है। अगर ये ज्यादा है ये कम है, यानी कि ये वाला कम ये ज्यादा, ये कम ये ज्यादा, डिनोमिनेटर ज्यादा हो गया, और डिनोमिनेटर ज्यादा हो गया तो डेफिनेट सी बात है, एक पॉइंट मेरे को यहां क्लियर हो चुका है, वो ये कि ये इसकी जो ओवरऑल वैल्यू आएगी वो लेस देन 1 आएगी। क्या आएगी? उसकी ओवरऑल जो वैल्यू आएगी लेस देन 1 आएगी एवरी टाइम्स। किसकी? इसकी ओवरऑल वैल्यू। अब u ऑफ x2 u ऑफ x3 इन दोनों का रिलेशन हम जानने की कोशिश करें तो इससे एक पॉइंट और मेरे को ऑब्जर्व हो गया, व्हाट, कि अब देखो इसकी वैल्यू कम है, ये भी तो इक्वल है, इसका मतलब इसका ये भी डिनोमिनेटर ज्यादा होगा। अगर ये डिनोमिनेटर ज्यादा होगा तो डेफिनेट सी बात है भाई, मैं क्या लिख सकता हूं, u ऑफ x2 लेस देन u ऑफ x3, ये भी तो ज्यादा होगा। अगर ये ज्यादा होगा तो अब देखो रिलेशन आप लोग देख पा रहे हो क्या? रिलेशन देख पा रहे हो क्या? बोलो 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 बोलो, जल्दी बोलो। रिलेशन देख पा रहे हो? देन आपने क्या कंक्लूजन निकाला? आपने कंक्लूजन निकाला दैट इज जो सी ऑप्शन था, हमने सी ऑप्शन को सॉल्व करने के लिए u ऑफ x1 सबसे कम है, u ऑफ x 2 है, u ऑफ x 2 है, एंड उसके बाद u ऑफ x 3 है। अब देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लग रहा होगा कि u ऑफ x u ऑफ x3 यानी कि इनिशियल कंपोनेंट इनिशियल x कंपोनेंट ऑफ सेकंड पार्टिकल एंड थर्ड पार्टिकल इज इक्वल, एक दूसरे के इक्वल होंगे। कुछ को ऐसा फील हो रहा होगा क्योंकि रेंज दोनों का सेम है, क्योंकि आपको बहुत अच्छे से याद है भाई, बहुत अच्छे से। क्या एक पॉइंट याद होगा, हमने जो बताया था कि किसी एक ऑब्जेक्ट का फ्लाइट ऑफ टाइम निकाल लो, और फ्लाइट ऑफ टाइम निकालने के बाद आप क्या करो, टाइम ऑफ फ्लाइट से मल्टीप्लाई कर दो ux के साथ, आप रेंज निकाल लेते हो। तो इस मिस कॉन्सेप्ट को वो अपने दिमाग में लेके बैठ जाते हैं कि u ऑफ x का मल्टीप्लाई टाइम ऑफ फ्लाइट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, रेंज निकाल लेंगे। तो भाई थोड़ा सा आप सही हो, आप गलत नहीं हो, इस बात को सही समझ रहे हो। लेकिन इस क्वेश्चन में तो देखो भाई, आपने कहा कि इन दोनों की 2 और 3 इन दोनों की रेंज सेम है, बट आपने यहां ऑब्जर्व करो भाई, इन दोनों का टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो डिफरेंस है या नहीं है? तो टाइम ऑफ फ्लाइट इसका ज्यादा, अगर टाइम ऑफ फ्लाइट इसका ज्यादा है तो डेफिनेट सी बात है भाई कि ये इसका u ऑफ x
समझ गए? तो ये रिलेशन आप लोगों को यहां से अगर ये टाइम ऑफ फ्लाइट इक्वल होता तब हम लोग ये कुछ चीजें ऑब्जर्व कर लेते, भाई रेंज सेम है, टाइम ऑफ फ्लाइट सेम है, तो उसके बेसिस पर हमने ये पॉइंट निकाल लिया। अब देखो टाइम ऑफ फ्लाइट इसका ज्यादा था, दोनों की रेंज सेम थी, तो डेफिनेट सी बात है ना, इसका u ऑफ x ज्यादा होगा कंपैरेटिव टू दिस। समझ गए? हाँ या ना? और दूसरा पॉइंट, दूसरा मेथड समझाएं। देखो ऑब्जर्व करना बस, जो मैं अभी बात बोल रहा था कि रेंज किसकी ज्यादा, सॉरी यहां पर रेंज R1 और R3 इन दोनों की रेंज सेम है, u ऑफ x 2 और इट इज T2 एंड देन u ऑफ x3 इट इज T3। अब एक बात बताओ, सिंपल सा है, u ऑफ x2 u ऑफ x3 एंड T3 डिवाइड बाई T2, हाँ या ना? अब ये देख लो, अब यहां से एक ऑब्जर्व कर लो, देखो ऐसे भी कर सकते हो, दोनों ही मेथड समझा देता हूं मैं, आपको जो भी उस समय पर समझ में आ जाए आप वो कर देना। अब देखो इस वाले पॉइंट में आपके पास में क्या आया, T2 ग्रेटर देन T3, T2 ग्रेटर देन T3, अगर T2 T3 से बड़ा है तो डेफिनेट सी बात है T3 से बड़ा है T2, तो ये ऑलवेज लेस देन 1 आएगा, और 1 आएगा तो u ऑफ x कम होगा, ये ज्यादा। समझ गए आप लोग? फिर यहां से भी ऑब्जर्व कर सकते हो, अगर आपने ये वाला कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बिठाया कि टाइम ऑफ फ्लाइट वाले से भी मल्टीप्लाई करके, तो वो भी एक्सक्यूज मी, देन ये कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हो, जो कि गलत नहीं है, बट सही पैटर्न पे लगाओगे, गलत पैटर्न पर नहीं, क्योंकि हमने आधी अधूरी चीजें इंफॉर्मेशन लेके काम करेंगे तो काम नहीं चल पाएगा। समझ में आया कि किस तरीके से तीनों पार्ट को सॉल्व किया जा सकता है, और यही कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस आप लोगों के दिमाग में आते। चलिए भाई अगला टॉपिक शुरुआत करते हैं, अगले टॉपिक की। अब देखो इक्वेशन ऑफ ट्रांजेक्टरी, इक्वेशन ऑफ ट्रांजेक्टरी। देखो पॉइंट समझना भाई, है ना? मानकर चलिए कोई भी एक पार्टिकल है, मुझे नहीं पता, मैं बस ये मान के चल रहा हूं ये पार्टिकल कुछ इस तरीके से अपने ट्रैक पर मूव किया। क्या किया? कोई भी एक पार्टिकल अपने इस ट्रैक पर कुछ इस तरीके से मूव करता है। अब इसमें मैं क्या करता हूं कि इस पॉइंट पर मैं एक एक्स वाई एक्सिस बना देता हूं। ठीक है, ये मैंने क्या किया, एक्स वाई एक्सिस बना दिए। इसका मतलब यह है कि कोई एक पार्टिकल इस ट्रैक पर ऐसे मूव कर रहा है, और इसको मैंने अब बोला कि ये एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है। किस में मूव कर रहा है? एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है। अब यदि एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है, इसका मीनिंग क्या है कि मानकर चलिए कि वो पार्टिकल इस पॉइंट पर है। किस पॉइंट पर है? मैंने ये वो बात बोल दी कि वो अपने ट्रैक में इस पॉइंट पर है। तो इस पॉइंट को आप लोग कैसे बताओगे? सर ये एक्स एक्सिस पर हम लोग देखना चाहें तो ये वाली डिस्टेंस को आप लोग बोल दोगे x1। क्या बोल दोगे? इस वाले पॉइंट को आप लोग बोल दोगे x1। क्या आप इसी तरीके से बोलोगे?
एम राइट और रॉन्ग? उम्मीद करता हूं कि सर ऐसे ही बोलेंगे हम, क्योंकि हमने क्या बोला कि एक्स एक्सिस पर वो इतना दूर है। चलिए, लेकिन ट्राजेक्ट्री में क्या होता है, ट्राजेक्ट्री में आप लोग ये समझकर चलिए कि एक ऐसा फंक्शन बना दिया जाता है कि अगर आपको एक्स कोऑर्डिनेट बता दिया जाए तो आप उसकी वाई की वैल्यू बता पाओ। जैसे कि y इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स, यानी टाइम को एलिमिनेट कर दो, क्या टाइम को एलिमिनेट कर दो और उस इक्वेशन को कुछ इस तरीके से बना दो, एफ ऑफ फंक्शन ऑफ दिस। यानी अब आपको x की वैल्यू बता दी जाए तो आप y बता पाओगे? हाँ सर बता सकते हैं। अब x की वैल्यू जो भी फंक्शन दे रखा होगा उसमें y की वैल्यू निकल के आएगी, और y की वैल्यू निकल के आएगी तो सर हम लोग कुछ इस तरीके से हम लोग यहां पर इसका एक पॉइंट निकाल लेंगे कि दैट इज ये y पर कुछ ऐसे होगा और इसके कोऑर्डिनेट बता देंगे, दिस इज द x1, y1 ऐसे होगा। पॉइंट क्लियर हुआ क्या? तो कोई भी ऑब्जेक्ट अपने ट्रैक पर कहां है ये चीज अगर डिफाइन करनी है तो आपको टाइम की जरूरत ना पड़े, आपने बस ऐसे देख लेना है कि x की वैल्यू डालो, उसकी y पर वैल्यू निकल कर आ जाए। तो इस पॉइंट को थोड़ा समझने के लिए हम एक क्वेश्चन को हेल्प में लेते हैं और आसानी से समझ पाएंगे कि ये क्वेश्चन है क्या एग्जैक्टली, कहना क्या चाहते हो। अब देखो, एक x की वैल्यू दे रखी है 2t एंड y की वैल्यू दे रखी है t²। मीनिंग क्या है? आप x कंपोनेंट निकालना चाहते हो किसी ऑब्जेक्ट का, x कंपोनेंट आप लोग फाइंड करना चाहते हो तो t की वैल्यू डालिए, आपको x की वैल्यू x पर उसका पॉइंट निकल के आ जाएगा कि वो किस पॉइंट पर है। अगर आप लोग y पर अगर कुछ निकालना चाहते हो तो t की वैल्यू डालो और y पर उसका लोकेशन फाइंड कर लो कि वो y पर, यानी y में y एक्सिस पर वो किस प्लेन पे किस जगह पर है, आप निकाल सकते हो। यू कैन कैलकुलेट दिस, आप टाइम डालो निकाल लोगे, लेकिन टाइम पता होना चाहिए। अब मैं आपसे ये कहूं कि भाई एक काम करो, आपको दे दी जाए क्या x की वैल्यू और अब आप बताओ y की वैल्यू, आपको दे दी जाए x की वैल्यू, आप बताओ टाइम की वैल्यू। सर बड़ी आसान है, हम यहां से x की वैल्यू इस जगह पर रख देंगे, टाइम की वैल्यू निकाल लेंगे और फिर टाइम को यहां पुट कर देंगे। क्या टाइम को हम लोग इस जगह पर पुट कर देंगे जहां हमें वैल्यू फाइंड करनी है। वेल हम यही चाहते हैं आप लोगों से। आप क्या करो, आपके पास क्या है, x इक्वल टू 2t है, दिस होगा। अब ये वैल्यू हमने फर्स्ट से निकाल ली, अब हम लोग क्या करें, देखो t स्क्वायर की जगह पर x/2 और इसका कर दीजिए होल स्क्वायर 2 और x/2, दिस इज द x²/4 एंड दिस इज द x। अब आप एक बात बताओ, आपके सामने x की वैल्यू दे दी जाए, आप y की वैल्यू बता सकते हो? सर आराम से x की वैल्यू दो, y की वैल्यू निकाल दूंगा, कैसी भी तरीके से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं उसमें। ठीक है, आप निकाल सकते हो ना, बोलो। अब देखो, क्या ये आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है? अब मैं आपसे कहूं क्या आप इसका पाथ बता सकते हो, कैसा पाथ होगा? हाँ सर बता सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। कैसे बता सकते हैं सर? जब आपने एक बार डिस्कस किया भी था कि क्वाड्रेटिक वाला फंडा आएगा तो उसका पाथ अगर आपको बताना हो तो वो पाथ होगा पैराबोलिक। क्या होगा? पैराबोलिक। तो देखिए हमने क्या किया, भाई आज तो बहुत सारे नए नए बच्चे आ रहे हैं।
वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बट आप बहुत लेट हैं क्लास में, तो समझिए हमने क्या बनाया इस जगह पर। पैराबोलिक यानी कि इसके ये ओरिजिन क्या होंगे 0,0 एंड इट इज 4,0। क्या होगा, इट इज 4,0 और इस पाथ को हम लोग बोलते हैं पैराबोलिक। ठीक है, ठीक है भाई लोग, चलिए नोट कर लो इतना, इसके आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तुम तो पुराने हो, हाँ भाई तुम तो पुराने। इसका मीनिंग क्या है सर? अभी ट्राजेक्टरी जो हमने पढ़ा है एग्जैक्टली इसका मीनिंग क्या है वो और समझा दीजिए। ठीक है, उसको समझते हैं एक लैंग्वेज के थ्रू, दो स्टेटमेंट लिखते हैं, फिर उसके बाद समझो। चलिए दो स्टेटमेंट लिखिए। इट इज mathematical equation. It is mathematical equation of the path of the particle. ठीक है, अगला पॉइंट, टू गेट EOT, यानी कि EOT किस लिए यूज किया जा रहा पता है क्या? इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। We have to eliminate common parameters on which x and y will depend। मीनिंग क्या है, x और y जिस कॉमन पैरामीटर पर डिपेंड कर रहे हो आप उसको एलिमिनेट कर दो और एलिमिनेट करके एक इक्वेशन बना दो और उसको एलिमिनेट करके आप एक नया पॉइंट बना दो, एक नया इक्वेशन बना दो और उसी इक्वेशन को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांजेक्टरी इक्वेशन। हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में आई होप समझ पाए होंगे, टाइम को गायब किया था क्योंकि एक्स एंड वाई में टाइम जो था, जो टी था, वो क्या था, हमारा कॉमन पैरामीटर था जिसको हमने रिमूव किया। इसके बाद हम अगले पॉइंट पर डिस्कस करते हैं। अगला एक और क्वेश्चन मैं इसमें देता हूं, मानकर चलिए आपके पास x की वैल्यू दे रखी है, इट इज 2t - 1, y की वैल्यू दे रखी है, देखो समझते जाइएगा, 4t² माइनस का 2t + 3। अब आप लोगों से कहा जा रहा है भाई इसमें अब बताओ इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी,
इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। तो कोई बात नहीं, आपको लग रहा है आप सॉल्व कर सकते हैं। एक छोटा सा पॉज लीजिए, बंद करो, ट्राई करो, मैं इसको सॉल्व करूं। देखो, आप x से क्या लिख लोगे, क्या था, x इक्वल टू 2t माइनस 1 था, t इक्वल टू क्या होगा, x प्लस 1 डिवाइड बाई दिस। ठीक है, अब आप क्या करोगे, y में इसकी वैल्यू को पुट कर दो, यानी कि 4x प्लस 1 डिवाइड बाई दिस, और इसका कर दीजिए होल स्क्वायर, माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 1 डिवाइड बाई 2 एंड दिस इज 3। इसके बाद आपने क्या करना है, इसमें ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, इट इज x प्लस 1 का 1 प्लस 2 ऑफ x, इधर आप 2 से 2 गायब, माइनस का x माइनस का 1 एंड इट इज पॉजिटिव का 3, और इसके बाद आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर, यहां पर x बचा और ये आपका 3 बचा। इक्वेशन ऑफ ट्रांजैक्ट्री निकल के आ गई। आप x की वैल्यू डालो, y की वैल्यू आपको मिल जाएगी। समझ गए क्या? भाई इतनी भी जल्दी ना करनी भाई, एक्स स्क्वायर प्लस का 2। ठीक है, चलो। अब जिनको लगता है सर ये तो बच्चों वाली बात है, कोई बात नहीं, बच्चों वाले क्वेश्चन ही कराते हैं हम। x इक्वस टू है 3 sin t, y इक्वस टू है 3 cos t। t जो है वो एंगल की जगह पर दे रखा है। चलिए भाई कोई बात नहीं, एक छोटी सी नींद लेके आ जाता हूं, सॉल्व करिए। अरे कहीं नहीं जा रहा यार, सॉल्व करो। करिए सॉल्व। भाई जितने बच्चे पहले लाइव हैं पहले लाइक करो। चलिए सोच लिया सर, एक्स कॉट टी। यार तुम लोग एक्स कॉट टी। चलो देखो कुछ करें कमाल, देखो कुछ ऐसे होता है कमाल। देखो क्या कर रहा है, आप एक बहुत अच्छे से जानते हो भाई, एक आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर होती है क्या, बोलो 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 जल्दी, यस सर यही होती है, आई नो आप यही बोलने वाले हो। तो एक और पॉइंट आप लोग जानते हो सर, साइन टी लिख सकते हैं हम लोग x/3
इधर सर cos t को y/3 लिख सकते हैं। यानी काम कर लें भाई, कुछ ऐसे कर दें क्या? बोलो बोलो बोलो। यस सर, x²/9 और ये एक ऐसी इक्वेशन होती है, ये क्या, अब देखो ये बहुत सारी चीजें हैं जो आप लोगों को मैथमेटिक्स में सीखते हो। देखो जब हम लोग x बाई एक्सिस पर हम लोग बनाते हैं कुछ इस तरीके से x एंड y, तो कोई जो पार्टिकल है सर्कुलर ट्रैक पर मूव करता है, जिसकी रेडियस जो है दिस इज द 3 मीटर, सेंटीमीटर, जो भी यूनिट दे रखी होती है अकॉर्डिंग टू दैट। ठीक है, इसका मीनिंग ये होता है। ठीक है, ये लेकिन सर्कुलर ट्रैक, ऐसा सर्कुलर पाथ जो जिसका सेंटर जो है ना ओरिजिन हो, क्या हो, जिसका सेंटर जो है ओरिजिन हो। ठीक है भाई लोग, समझ गए क्या? समझ तो जाना ही चाहिए। ठीक है, चलिए अगला एक क्वेश्चन और, जिसके लिए आप लोग क्या बनाओगे, इक्वेशन ऑफ ट्रांजैक्टरी। क्वेश्चन दे रखा है x इक्वल्स टू 3 cos t, y इक्वल्स टू दे रखा है 4 sin t। इसका सॉल्यूशन यानी कि इक्वेशन ऑफ ट्रांजैक्टरी बनाओगे तो बड़ा सिंपल है, आप लोग जानते हैं क्या कि cos t को हम क्या लिख सकते हैं, x/3, हम लोग sin t को क्या लिख सकते हैं, y/4। ठीक है, सेम आइडेंटिटी यूज करेंगे। दिस इज व्हाट सर, x/3 इसका स्क्वायर, इट इज y/4 then x²/9 plus y²/16 दैट इज 1। एक इक्वेशन होती है जिसको आपको समझना होगा, x²/a² y²/b² इक्वल्स टू 1। और ये एक इक्वेशन होती है इलिप्स की, किसकी, इलिप्स की, और जिसका सेंटर जो होता है वो ओरिजिन होता है। ए और बी जो होते हैं एक मेजर एक्सिस एक माइनर एक्सिस होता है, तो समझना भाई। इसके लिए जो इसका पार्ट होगा वो कुछ इस तरीके का होगा, आपको समझना है। देखो b के नीचे, सॉरी y के नीचे 4 है, यानी कि 4 का स्क्वायर है ना, तो ये होगा कुछ इस तरीके से। मैं मार्क कर लेता हूं पहले, थोड़ा सा मार्क करूंगा ना तभी पॉइंट। नहीं बना, ये होता है एलिप्स। ठीक है, तो इसमें ये वाला जो देख रहे हो इसको बोलते हैं
जर एक्सिस और ये वाला है माइनर, जो छोटा वाला है। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे 3,0, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0,4, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0,-4, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे 3 -3,0। आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आ गए? इसको हम लोग क्या बोलते हैं एलिप्स। क्या बोलते हैं एलिप्स। अब देखो ये क्या होगा, ये इस तरीके से, अब ये मानकर चलिए ये 4 इसके नीचे होता तो ये एलिप्स ऐसे बन जाता। कैसे? ऐसे। समझ गए? तो आप लोगों को ये चीज याद रखनी है। भाई ये क्या कर रहे हो भाई, 4x का स्क्वायर 3y का स्क्वायर है, क्या किए जा रहे हो? तो इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ एलिप्स। ठीक है, तो बच्चे लोग इस चैप्टर में बस इतना ही है, इतना ही था, इतना ही करना है। इक्वेशन ऑफ ट्रांजैक्टरी तक आपको पढ़ना था। देन जो भी बुक से आप प्रैक्टिस कर रहे हो करते रहिए। अगली क्लास में हम लोग रिलेटिव मोशन स्टार्ट करेंगे और रिलेटिव मोशन कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ाकर उसको खत्म करें। देन मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।